हेलो दोस्तों, CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हमारा जो सेशन चल रहा था मैराथन क्लास का, ये सेशन नंबर 18 है। ठीक है, पोस्टमार्टम मैराथन क्लास का 18वां क्लास है। कल हम लोग ने बाल विकास के कुछ सिद्धांत के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट। ठीक है, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे CTET हो, चाहे आपके CGTET हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। तो आज का क्लास अंतिम तक देखिएगा। बहुत सारे पेपरों का जो कलेक्शन है उसको लेके आए हैं आज आपके सामने। ठीक है, ये नोट्स भी आपके बैच में डाला गया था, तो आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे, तो साथ में पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं सेशन को। शेयर कर दीजिए आप लोग सभी। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ ऑन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे आंसर देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। आज का क्लास फैक्ट आपको बताता हूँ, याद करते जाइएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, पूरा अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज के जो फैक्ट आपको देखने मिलेंगे वो डायरेक्ट पेपर में छपने वाले फैक्ट हैं। ठीक है, चलेगा, चलते हैं फिर अपने। चलेगा, तो कल हम लोग ने इसको देख लिया था, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स बनाए होंगे। मैंने बोला था कि आपको नोट्स बनाना है करके, तभी आपका ये बेनिफिट मिलेगा करके। तो जिन लोग भी नोट्स नहीं बनाए होंगे, पुराने सेशन को देख लीजिएगा, इससे पहले वाले सेशन को। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज इसके आगे बढ़ेंगे। लगभग 60 हम लोग ने ये देख लिए थे। इसके बाद के जो मेरा कलेक्शन था उसको आगे देखेंगे। चलिए, ये कुछ प्रणाली और जनक, इसको याद कर लेते हैं एक बार, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलेगा, दिखाई दे रहा है आपको? पेपर कटिंग है तो थोड़ा सा क्वालिटी इशू रहेगा। देखिए, नैतिक विकास का आपको पता है, लॉरेंस कोहलबर्ग, याद रखेंगे, नैतिक विकास के जनक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, मनोलैंगिक विकास, लैंगिक शब्द जुड़ा है ना, मनोलैंगिक विकास, ये है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, यह फ्रायड भी करके आता है केवल नाम। ठीक है, मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड। भाषा विकास के कौन है जनक? तो चॉम्स्की, याद रखिएगा, ये अभी आया था CGTET में। भाषा विकास के जनक कौन है? चॉम्स्की। संज्ञानात्मक विकास सभी को पता है, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोसामाजिक विकास, ये है एरिक्सन, एरिक्सन भी लिखता है। ठीक है, देख लीजिएगा, ए भी रहता है, एरिक्सन भी बोलते हैं। मनोसामाजिक विकास कौन है? एरिक्सन। विकासवादी सिद्धांत कौन है? लेमार्क। विकासवादी सिद्धांत किसका है? लेमार्क का। वंशानुगत सिद्धांत, ये किसका? जॉर्ज मेंडल। मेंडल ने दिया था ना, आनुवांशिकी की खोज करता जॉर्ज मेंडल। तो वंशानुगत सिद्धांत कौन है? जॉर्ज मेंडल। उसका ये जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया, हर एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, अच्छे से पढ़िए। उद्दीपक एवं अनुक्रिया, यह है एल थांडाइट के। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये भी एल थांडाइट, थांडाइट याद रखिएगा। उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों आपके थांडाइट के हैं। आगे स्किनर का एक इम्पॉर्टेंट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये क्रिया हजारों बार पूछा गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है? तो याद रखिएगा, VF स्किनर। ठीक है, फिर है प्रबलन का सिद्धांत, ये है हल, हल करके याद रखिएगा, प्रबलन का सिद्धांत हल है। फिर सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? कोहलर। सूझ और अंतर्दृष्टि कोहलर। क्वालिटी इशू हो सकता है, तो ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा, इधर देखेंगे सेकंड को, सामाजिक अधिगम, ये अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम शब्द कुछ भी आएगा तो अल्बर्ट बंडूरा, आंख मूंद के लगा दीजिएगा। सामाजिक अधिगम के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये थार्नडाइट का। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइट है। ठीक है, प्रयोजनावादी विचारधारा, प्रयोजनावादी, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये कौन है? जॉन डीवी, जॉन डीवी, प्रयोजनावादी विचारधारा जॉन डीवी। फिर है मानववादी उपागम, यह है अब्राहम मेस्लो। ठीक है, अब्राहम मेस्लो, मानववादी उपागम। आगे देखेंगे संबंध प्रतिक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया कौन है? पावलोव। अधिगम के नियम किसने दिया था? थार्नडाइट। अधिगम के नियम क्या है? थार्नडाइट के। ठीक है, निर्थक शब्दों का प्रयोग, एविगन्हास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। TAT वाला टेट रहेगा तो मरे, SOR रहेगा तो रॉबर्ट वुडवर्थ। फिर है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, सिगमंड फ्रायड दिया है, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी। और एक और क्या है? मनोलैंगिक पढ़े हैं। ठीक है, मनोलैंगिक वो भी है आपका सिगमंड फ्रायड।
मांग का सिद्धांत, ये भी पूछा है, कई बार पूछा है, सी टेट में स्पेशली इसको पूछा गया है, सीजी टेट में नहीं पूछा लेकिन सी टेट में पूछा है। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, ठीक है, मांग का सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो। साथ ही साथ याद करते जाइए आप लोग। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन, शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन। तो एक बार मैं बोलूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इसका नोट्स बना के एक बार 2 बार पढ़ेंगे आप तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलेगा, कुछ और फैक्ट हैं। मॉन्टेसरी विधि किसने लाया है? तो मेरिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन किसने लाया? फ्रोवेल, ठीक है, फ्रोवेल, याद रखिए, किंडरगार्टन फ्रोवेल का है। प्रोजेक्ट प्रणाली ये किलपैट्रिक का है। प्रोजेक्ट किसका है? किलपैट्रिक। खेल विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल। बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग, ये कई बार पूछा गया, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि हेलेन, डाल्टन विधि किसका है? हेलेन। आगमन निगमन ये अरस्तु द्वारा दिया गया है, आगमन निगमन विधि अरस्तु। अगला है विनय टीका विधि, ये डॉक्टर वासवर्ग के द्वारा, विनय टीका विधि डॉक्टर वासवर्ग के द्वारा। फिर आगे देखेंगे, हर्बर्ट विधि, ये नाम से हर्बर्ट ने दिया है। ड्रैकोली विधि ड्रैकोली ने दिया है। संवाद विधि, ये ध्यान दीजिएगा, प्लेटो के द्वारा दिया गया है। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। फिर अगला शब्द साहचर्य विधि, 100 शब्दों का है, किसका? युंग, युंग मतलब 100, और 75 बोलेगा तो गाल्टन, 75 बोलेगा तो गाल्टन, 100 बोलेगा तो युंग। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या आपके बैच में, आपके जो टीचर भर्ती बैच हमारा जो चलता है उसमें डाल दिए इसका PDF, ठीक है। चलिएगा, आप देखेंगे थानडेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको बोले जाते हैं? थानडेट को बोले जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? तो थानडेट को बोलते हैं, याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले थे? USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चलिएगा, आगे देखेंगे। 1913 शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी, तो थानडेट का बुक का नाम क्या था बोल के पूछता है, याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। कब लिखे थे? 1913 में। चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए थे इन्होंने। तो व्यक्तित्व के इन्होंने, ये है ये थानडेट का फोटो देख लीजिए, यही थानडेट है। तो इसने क्या किया था, जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा था, स्थूल व्यक्तित्व, सूक्ष्म व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष। स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष। और बुद्धि के भी इन्होंने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बुद्धि बताए थे, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। आप लूसेंट पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ आप वहाँ पढ़े होंगे अच्छे से, लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, तो ये 2 चीज़ बताए थे, याद रखिएगा। चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण, स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष। बुद्धि के 3 प्रकार बताए, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अधिगम के 2 तरह के नियम दिए थे इन्होंने, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। थानडेट ने अधिगम संबंधित 2 नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम है, एक गौण नियम है। मुख्य के अंतर्गत 3 आते हैं और गौण में कितने आते हैं आपके? 5। टोटल कितना नियम दिए? 8 नियम दिए हैं। तो ये पूछता है कितने नियम दिए? 8 नियम दिए हैं। 3 आपके मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। तो मुख्य में क्या क्या आता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 मुख्य नियम, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, ऐसे बोल के याद कीजिए आप लोग साथ ही साथ। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, ये 3 मुख्य नियम हैं। गौण नियमन की बात करें, गौण नियम कितने? 5। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा थानडेट ने कितने नियम दिए? 8 नियम दिए हैं। 3 आपके मुख्य नियम के अंतर्गत है, 5 आपके गौण नियम के अंतर्गत है। नियम अच्छे से याद रखिएगा, मुख्य नियम तो एकदम याद होना चाहिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयास का, प्रभाव का नियम, ठीक है। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, ठीक। और ये गौण 5 क्या है? याद कीजिए, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थानडेट के बारे में देखेंगे। बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताया है, ठीक है। तो अधिगम की एक योग्यता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए भाई, जिसके पास बुद्धि है वही अधिगम कर सकता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। बुद्धि का बहुकारक, रेत का, बालू का, परमाणु का सिद्धांत, ये सब दिया है इन्होंने। अपने प्रयोग में इन्होंने बिल्ली, मांस, मछली के टुकड़े का प्रयोग किया था। अधिगम का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। थानडेट ने क्या क्या दिए हैं?
याद रखेंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये एसआर वाला पूछता है ना, एसआर बॉन्ड, ठीक है। संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, इतने सारे इसके सिद्धांत, इतने में से क्वेश्चन आपके 1 नंबर बनने ही बनने हैं, चाहे आपके सीटेट में पेपर हो, चाहे सीजीटेट, चाहे टीचर भर्ती में। 1 नंबर यहाँ से छपने ही छपने हैं पेपर में, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्या क्या है? प्रयास और भूल का नियम, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। इतने सारे हैं, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो हम लोग ने देख लिए थॉर्नडाइट के बारे में। आगे देखते हैं जीन पियाजे, जीन पियाजे के बारे में देख लेते हैं। थॉर्नडाइट कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए, ठीक है। आगे देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास। 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में ये निकल लिए, ठीक है। तो 1896 से 1980 इनका काल पीरियड है, चलेगा। ये कहाँ के थे? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जीन पियाजे कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के, याद रखेंगे। वो अमेरिका के थे थॉर्नडाइट, ये स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड निवासी पियाजे ने साइमन बीने के निर्देश पर फ्रेंच बच्चों के बौद्धिक स्तर पर कुछ टेस्ट किए। इसके आधार पर उन्होंने अधिगम में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की और इसे 4 भागों में बांटा है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से 4 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन डिसीज बन जाता है। हाँ, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितने भागों में बांटा है? तो 4, ये क्वेश्चन बनता है 4। कौन कौन से? संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, वस्तु स्थायित्व, इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है? इसके पहले पढ़े हैं संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियों या संवेदी अंगों का अधिक उपयोग करता है बच्चा, अनैच्छिक क्रिया करता है, ठीक है, पैर को खाते रहता है, ऐसा ऐसा देखा ना छोटा बच्चा 0 से 2 वर्ष का। फिर दूसरा प्रकार है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जाएगा आपका 2 से 7 वर्ष, दे आपका समय के साथ याद रखिएगा, ठीक है। संवेदी अवस्था क्या है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा 7 से 11 वर्ष। फिर उसके बाद आपका आएगा अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। जीववाद, अहम केंद्रिता, आपलतावी, ये आपकी विशेषताएं हैं ना, उस एज में क्या होता है। संप्रत्यय का निर्माण नहीं, ठीक, संप्रत्यय का निर्माण नहीं कर पाते हैं पूर्व संक्रियात्मक में। बनावट की अधिकता, देखना सुनना लेकिन क्रिया नहीं करता, ठीक है, अनुकरण करता है। और अनुकरण किस में करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलेगा, अगला तीसरा देखेंगे उसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक रहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तुलनात्मक ज्ञान, वर्गीकरण आरंभ कर देते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या वर्गीकरण करेंगे तो किसके अंतर्गत आ गए हम लोग? मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक कितना है? 7 से 11 वर्ष, ठीक है। फिर अगला होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर 11+ से आगे चलेंगे, ठीक है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा। तो ये हम लोग ने 2 मनोवैज्ञानिक के बारे में आज पढ़ा। पहले हम लोग ने पढ़ा थॉर्नडाइट के बारे में, फिर जीन पियाजे के बारे में, ठीक है। इतना आज के लिए काफ़ी है। आप लोग और थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी समय है तो, बाकी एक एक पॉइंट इसका याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी खोज के आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन या फैक्ट आपको लेके आए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया था। कब आया था? यही पूछता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1986। क्या था ये? प्राथमिक विद्यालय में भौतिक संसाधन को जुटाना, ठीक है। चलिए, डॉक्टर यशपाल समिति 1992 में आया था। डॉक्टर यशपाल समिति, बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, इसका क्या था? ये समिति क्यों लाया गया था? जो बच्चों का बोझ है, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ ये बुक लेके जाता है, पूरा पढ़ता तो वो भले 4 ही पीरियड पढ़ेगा लेकिन पूरा 7 पीरियड का लेके जाना पड़ता है। बुक ले जाएगा, गाइड ले जाएगा, कॉपी ले जाएगा, तो बहुत वजन हो जाता है, 10 किलो से ऊपर हो जाता है बच्चे का बोझ। तो यशपाल समिति 1992 में बनी था। ये बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना इनका उद्देश्य था। आगे देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट
हर एग्जाम में छपता ही 6 क्वेश्चन। मिड डे मील योजना, ठीक है, 1995। तो मिड डे मील योजना कब आया था? 1995। डेट तो अच्छे से दिमाग में बांध के रख लीजिए। मिड डे मील योजना कब आया था? 1995। प्राथमिक स्तर पर मिड डे मील देकर स्कूलों में बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि बच्चे ना खाने के लालच में रहे कि अब खाना खाने मिलेगा, थोड़ा सा ऐसे करके बच्चे थोड़ा सा खाना के कारण आके अधिक समय तक स्कूल में रहे। इसी कारण मिड डे मील योजना को 1995 में लाया गया था। तो ये 3 याद रखिएगा, अभी 3 पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986, डॉक्टर यशपाल समिति 1992, मिड डे मील योजना 1995, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा गारंटी स्कीम, ये 1999 में आया था। शिक्षा गारंटी स्कीम, गांव में पंचायतों द्वारा प्राथमिक स्कूल खोलना, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, अधिकतम छात्रों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकन दाखिला देना, ये था शिक्षा गारंटी स्कीम 1999 के प्रावधान। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखते हैं एनसीएफ 2005, स्कूली जीवन के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख लक्ष्य क्या थे या उद्देश्य क्या था? तो जो स्कूल की शिक्षा है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, जो स्कूली जीवन के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटन प्रणाली से मुक्त हो। ये भी पूछता है नहीं इसकी विशेषता। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कौन सी विशेषता नहीं थी या कौन सा प्रावधान नहीं था? रटन प्रणाली से मुक्त होकर चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान हो। बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों को सीखने तथा समझने का आकलन व मूल्यांकन, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो। मतलब वो ये बाल केंद्रित शिक्षा पे इन्होंने प्रयास किया था, बल दिया था एनसीएफ ने। रटन प्रणाली को ख़त्म करने की बात बोला था, और बोला था कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए उसको बाहरी जीवन से कनेक्ट करो, ठीक है। ये सब चीज़ें बोला था एनसीएफ 2005 में, ठीक है। ये नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट वही करा रहा हूँ। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक देख लेते हैं। जैविक कारक क्या है? तो वंशानुक्रम तो प्रभावित करता ही है। कोई बच्चा जन्म से लूला लंगड़ा हो जाता है तो वंशानुक्रम। अंतःस्राविक ग्रंथियाँ, किसी की कोई ग्रंथियाँ काम नहीं करती तो उसके संबंधित तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। शरीर गठन, ये हो गया हमारे जैविक कारक जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे अजैविक कारक। अजैविक कारक में क्या क्या आएंगे जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? स्वास्थ्य, वस्त्र, बौद्धिक स्तर, पूर्वानुभव, परिवार, स्कूल, मित्र समूह, संस्कृति एवं समाज, आर्थिक स्तर। ये इतने जितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट है आपके अजैविक कारक जो हमारे अधिगम प्रक्रिया को, सीखने सिखाने को, स्कूली शिक्षा को, व्यक्तित्व, सभी चीज़ को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। व्यक्तित्व परीक्षण तो देख लिए, अब उसके विधियों के बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व परीक्षण की में 2 तरह के एक आपका विधियाँ चलती है, एक प्रक्षेपी विधियाँ, दूसरा अप्रक्षेपी विधियाँ। तो दोनों को समझते हैं क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। प्रक्षेपी विधियाँ मतलब किसी चीज़ को प्रक्षेप भी करेंगे, मतलब प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं इसको, अर्थात दिखाएंगे। तो क्या क्या दिखा सकते हैं? क्लाउड पिक्चर, TAT, ड्रॉ ए मैन, इंक ब्लड टेस्ट, SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका प्रक्षेपी विधियाँ। फिर आते हैं अप्रक्षेपी विधियाँ। अनप्रोजेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन, प्रश्नावली विधि, बहिर्दर्शन विधि, मापन रेखा विधि, समाज मिति विधि, 16 PF और साक्षात्कार विधि। ये सारे आपके विधियों के नाम हैं, तो बस ध्यान में रखिए। जैसे आपके क्वेश्चन दिखेंगे ऑब्जेक्टिव 4 1 आपको समझ में आ जाएगा कौन सा किस में आएगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। छोटा सा पॉइंट इसमें से उठा लिया। बाल देवो भवा, ये नारा किसने दिया था बताइए? गीजू भाई ने दिया था, याद रखिएगा। बाल देवो भव का नारा गीजू भाई ने दिया था। चलिए एक छोटा सा और फैक्ट देख लेते हैं। आज की क्लास पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टों पे बेस है, ठीक है। आप सभी चीज़ पढ़े हुए हैं, सब चीज़ जानते हैं, बस आपको रिवाइज करना है मेरे साथ, ठीक है, ताकि एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन दिखा आपको तुरंत समझ आ रही, सर के साथ रिवाइज किए थे तो तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, जो शिक्षण विधि सबसे प्रसिद्ध शिक्षण विधि क्या क्या है? आगमन और निगमन विधि, सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं? पहले एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारा, फिर उससे किसी नियम को निकालते हैं,
और निगमन विधि में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट किसी सूत्र फार्मूला को बता देते हैं, फिर उससे एग्जाम्पल कराते हैं। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या क्या है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, निगमन क्या है, ये भी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, आगमन विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, निगमन क्या है, नहीं है। आगमन क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, मतलब जैसे 2+2 4, फिर 2+2 4+2 6, फिर 6+2 8, ऐसे करके हम लोग पूरा टेबल बना दिए। फिर में निष्कर्ष निकाले कि दो जोड़ने से टेबल बन जा रहा है, 2 1 2 2 2 2। तो ऐसे उदाहरण से नियम की ओर हम लोग जब चल रहे हैं तो ये आगमन विधि है। इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। पहले हम लोग ने फार्मूला बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चन देंगे, आधार और ऊंचाई का मान देके बच्चे से हल कराते जाएंगे, उदाहरण दे कि ये हो जाएगा आपका निगमन विधि, ठीक है। और इसी को और क्या बोलते हैं, विशिष्ट से सामान्य को। पहले हम लोग विशिष्ट पर्टिकुलर किसी उदाहरण को पकड़े, उदाहरण से हम लोग बोले ये सामान्य हो गया, अब ऐसे करते जाएंगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा करके। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि जाता है, और निगमन विधि आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर एक की ओर जाएगा, सामान्य मतलब बहुत सारे, ठीक है। आगे देखें, आगमन क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ये क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसको भी याद कीजिएगा अच्छे से। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल दिखा है, बहुत सारा, इतना सारा एग्जाम्पल दिखा है, बहुत सारा। ये हो गया स्थूल और सूक्ष्म की ओर, एक तो लास्ट में फार्मूला निकाल देते हैं, ये हो गया स्थूल से सूक्ष्म, ऐसे याद कीजिए, समझ में आएगा। और एक तो सूक्ष्म फार्मूला पकड़ लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, अभी से बहुत सारा एग्जांपल दे दे, क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो ये हो गया आपका निगमन विधि। ये डायग्राम के थ्रू समझ जाइए आप लोग, ठीक है। ये तो इसको नहीं समझ पाते बहुत लोग। आगे गुण देखते हैं, स्थायी ज्ञान मिलता है आगमन, आपका आगमन विधि से स्थायी ज्ञान मिलता है, और निगमन विधि में स्मरण शक्ति का विकास होता है। आप फार्मूला बताएंगे उसको याद करोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, उसका परिधि ये होता है, वृत्त परिधि ये होता है, ऐसे करके। छोटी क्लास से तो उपयुक्त है, आगमन विधि हमेशा छोटी क्लास के लिए उपयुक्त है, और अगर कम समय में अधिक ज्ञान देना है तो उसके लिए निगमन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब दोष देख लेते हैं, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होता, ठीक है। आगमन विधि में हम लोग एग्जाम्पल दें, जरूरत नहीं हो एग्जाम्पल हर जगह काम आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा डाउट रहता है। और इसमें क्या होता है, मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाता निगमन विधि में, क्योंकि आपको डायरेक्ट सूत्र बता दिया, उसमें मान रख के हल करते जा रहे हो। सभी स्तर के बालकों के लिए नहीं ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है। गति धीमी होती है, इसका क्या होता है, यंत्रवत कार्य करने की आदत, एकदम फास्ट काम करना है, एसएससी का पेपर निकालना है, रेलवे पेपर निकालना है, तो आपको निगमन विधि से चलना पड़ेगा। तुरंत फार्मूला रट्टा मान लो, डालो मान डालो, आंसर निकालो, ठीक है। फिर आता है रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, तो वही फार्मूला रट्टा मानना पड़ेगा आपको। तो ये देख लिया हम लोग ने आगमन और निगमन, ठीक है। और करें क्लास की यहीं स्टॉप करें, बहुत सारे फैक्ट आपके लिए रखे हैं, ठीक है। चलिए संवेग क्या होता है एक और देख लेते हैं। संवेग क्या होता है, तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग बांटा है, जैसे गिलफोर्ड क्या बोलते हैं, संवेग के बारे में बताया है। संवेग एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 भागों में इन्होंने बांटा है संवेग को। प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग, तृतीयक संवेग। प्राथमिक के अंदर क्या होता है, प्रेम, भय, क्रोध, जो छोटा बच्चा करता है, थोड़ा सा भी चमका देते हैं तो एकदम भय में आ जाता है, थोड़ा सा उसको ऐसे गुस्सा हो जाता है, प्रेम करता है। तो ये गिलफोर्ड ने संवेग को कैसे बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। गेट्स ने कैसे बांटा है संवेग को, क्या क्या है बोला है, उसकी परिभाषा क्या बोला है। तो गेट्स ने बोला है क्रोध आपका एक संवेग है बोला, भय, प्रेम, दया, कामुकता, ये सभी चीज़ क्या है, संवेग है बोला, ठीक है। रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक क्रोध, क्रियात्मक घृणा, भावनात्मक प्रेम, ठीक है। संवेग को मैक्स डुगल ने 14 प्रकार में बांटा है। अब 14 प्रकार तो याद नहीं करेंगे, बस नाम याद रख लो, 14 में बांटा है, ठीक है। तो ये संवेग के बारे में हो गए। संवेग की विशेषताएं देख लेते हैं। संवेग की विशेषताएं तीव्र होती है, क्षणिक होती है, कुछ समय के लाते हैं, क्रोध गुस्सा फिर शांत हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, किसी में कुछ ज़्यादा ही क्रोध आ जाता है, किसी में कम आता है, किसी में प्रेम ज़्यादा रहता है। तो ये अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं की भिन्नताएं होती है। शक्ति परिवर्तन मूर्त वस्तु तथा परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और संडे को जो मैराथन क्लासेस होता है आप लोग मिस मत किया करें, ठीक है। हर संडे को मैराथन क्लास होगा, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, शाम तक लगातार पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा उसमें, तो उसको देखना जरूरी है। हर कोई लाइव रहा करें संडे को, ठीक है। देख लीजिएगा वर्तमान हमारे कौन कौन से बैच चल रहे हैं, अगर आपको भी
एक शानदार रणनीति के तहत बहुत ही कम पैसे में तैयारी करना, अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड, जरूर हमारे बैच से जुड़िए। सीटेट बैच है आपका 199 रुपीज़ में। अगर आप अभी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक बार हमारा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। केवल 190 रुपीज़ का बात है, आपको एक बार कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा पेपर से पहले। एएसआई टेस्ट बैच है आपका केवल 99 रुपीज़ में। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला बैच है 299 रुपीज़ में। केवल 12वीं पास है, इसमें ना डीएड बीएड चाहिए ना आपका टेट चाहिए, केवल 12वीं पास लोग भर सकते हैं। 299 रुपीज़। सहायक शिक्षक वर्ग 3 499 रुपीज़, वर्ग 2 का 699 रुपीज़ है। ठीक है। पीएससी वाले अगर हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, प्री कम मीन्स 160 रुपये महीना पड़ता है, और पीएससी प्री का 80 रुपये। ये दोनों मंथली वाले हैं, बाकी वो वन टाइम वाले हैं। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमारे ये वाला नंबर देख लीजिए, इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज करके आप डिटेल ले लीजिएगा जिस भी बैच में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से। ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी लोग भी नए देख रहे हैं, जाने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आपको नए क्लास जो मिलने वाले हैं, नए सेशन की आपको पहले से ही नोटिफिकेशन पर्सनल आपको मैसेज चला जाए। ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, चलेगा।